अम, आत्मवंदन सभी को। आप सभी को तहे दिल से कोटि कोटि नमन। और इस मंच पे आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस डिवाइन प्लेटफॉर्म पे आइए स्वागत करते हैं मास्टर नवनीत कौर का, जो आज हमें एक पुस्तक के स्वाध्याय की ओर लेकर चलेंगी, जो कि टी लोब्सांग रामपा जी द्वारा लिखी गई है, लिविंग विद लामा। इसके अंदर एक कैट की जो स्पिरिचुअल चैनलिंग है उसके विषय में इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो उसी के विषय में आज हमें नवनीत जी रूबरू कराएंगे इस पुस्तक के साथ। तो उससे पहले मास्टर्स सभी से अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए हम पहले ध्यान की यात्रा की ओर चलेंगे, ताकि हम इस पुस्तक की जो कॉन्शियसनेस है उसके साथ डीपली कनेक्ट हो पाए। सो वेलकम 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 नवनीत मैम, ओवर टू यू। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आज हम लॉन्गसन रामपा, जो हमें ऑकल्ट साइंस के बारे में जिन्होंने बहुत अच्छा गुण ज्ञान दिया है, हम उनसे जुड़ेंगे। और उनकी एनर्जी से जुड़ने के साथ साथ हम इस यूनिवर्स में, जैसे कहते हैं कि आत्मा हर एक चीज में उस परम सत्य का निवास है। कहा जाता है, हमारे हमारे ऋषि मुनि हमेशा कहते थे कि हर एक जीव में वो चैतन्य रहता है, चैतन्य प्रभु रहते हैं। तो उसका हमें आभास का हम अपने इस मेडिटेशन में करेंगे, ताकि हम और भी जितनी भी इस सृष्टि में जीव पाए जाते हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं, जितनी भी सृष्टि उस परम परमात्मा ने क्रिएट की है, उससे हम अच्छे से जुड़ पाए और हम उसे समझ पाए। जो गूढ़ ज्ञान इस किताब में हमें लॉन्गसन रामपा देना चाहते थे कि हम हर एक जो भी क्रिएशन इस परम सृष्टि में की गई है, उसकी रिस्पेक्ट कर सके, उसका सम्मान कर सके, उसको जान सके और उसको अच्छे से समझ सकें। जो अभी तक हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं, हम कंपैशन नहीं शो करते जानवरों के प्रति, जीवों के प्रति, या फिर पेड़ पौधों के प्रति, तो उस चीज से हमें समझ में आएगा कि हम कौन से स्तर पे हैं, क्या हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये किताब आपको अपना एक आईना भी दिखाएगी। थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर हम ध्यान में बैठते हैं, बाद में हम कहानी, ये पूरी किताब की जो भी स्टोरी है उसको शुरू करेंगे। ठीक है जी, आइए इंटरलॉक लगाएंगे। पहले 3 आंखें कोमलता से बंद करते हुए, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए, पैरों को इंटरलॉक करते हुए आराम से अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों के साथ ही जुड़ना है। और अगर किसी ने चश्मा लगाया है तो उसे साइड में रखते हुए अपनी सांसों से अपने भीतर और बाहर दोनों के साथ कनेक्शन, माध्यम हमारी ये बॉडी, अपने भीतर की गुफा में जाते हुए थोड़ी सी वॉल्यूम धीमे, इतनी ठीक है मैम यहाँ? थोड़ी सी और लो। ओके। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ बने रहें दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार। इतनी ठीक है मैम? जी। थैंक यू। सभी आवाजें जो भी हमें आसपास सुनाई दे रही हैं, वो हमें और स्थिर और शांत और अपने अंदर भीतर ले जाती हुई।
थोड़ी देर अपने में फोकस करते हुए कैसे श्वास अंदर आ रही है, कैसे जा रही है बाहर। ये संपूर्ण सृष्टि हमारी मदद करती हुई अपनी ही खोज में हम सब अपने से जुड़ना, अपने से जुड़ के अंदर भीतर जाना, उस चैतन्य स्वरूप को पहचानो जो महसूस हो रहा है अभी आंख बंद करने के। वही चैतन्य स्वरूप बाहर भी सृष्टि में हर एक कण में, हर एक जीव में, हर एक राशि में 64 लाख योनियों में अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ श्वास हर एक प्राणी ले रहा है, हर एक जीव ले रही है, हर एक राशि ले रही है, हर एक योनि। ये प्राण ऊर्जा से सभी जीवित हैं। श्वास है तो हम सब हैं, श्वास नहीं तो हम सब शव। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, हम सब माटी के पुतले। जो जीवित रखता है वो वो चैतन्य स्वरूप, वो प्राण ऊर्जा। ये आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास से बने रहे।
सब इस जगत में दृष्टा है, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, वृक्ष हो या फिर हम इंसान। उस परम सत्ता के आगे सब कुछ समर्पित।
धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सचेत होते हुए अपने पैरों के प्रति सचेत होते हुए पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाते हुए जांघें, लेग्स, एब्डोमेन, चेस्ट, कंधे, हाथ, हाथों की उंगलियां, पीठ, फेस, पूरे शरीर के प्रति सचेत होते हुए धीरे धीरे आखिरी 2 मिनट धीरे धीरे इस ध्यान की अवस्था से बाहर आने आएंगे हम लोग। अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे रखते हुए बाहर की लाइट से अपने आप को एडजस्ट करते हुए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ध्यान की इस अवस्था से बाहर आ जाएं दोस्तों। जैसा कि आज हमें पता है कि आज हम लॉन्गसन रामपा जो एक मंक थे, एक भिक्षुक थे और तिब्बत में रहते थे, उनके लिखी हुई किताब लिविंग विद लावा शुरू करने वाले हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं लॉन्गसन रामपा के बारे में देना चाहूंगी ताकि आपको पता चले वो किस स्तर के मास्टर थे और वो गुण उन्हें कितना गुण ज्ञान था। तो एक छोटा सा ब्रीफली मैं उनकी जीवनी ले रही हूँ क्योंकि ये जीवनी में एक बार पूरा विस्तार से 1 घंटा हम लोग ने इसके ऊपर चर्चा की हुई है पंजाबी में। तो अभी मैं ये हिंदी में पूरा बताती हूँ आपको। लॉन्गसन रामपा जो थे वो तिब्बत में पैदा हुए थे और उनके जो पिता थे वो एक बहुत ही उच्च 10 जो तिब्बती उच्च राज्य व्यवस्था के लोग थे उनके उनके यहाँ घर में पैदा हुए थे। उनके पिताजी बहुत ही उच्च स्तर के जो भी वहाँ के राजा तिब्बत के रहे थे उनके यहाँ काम करते थे। राज्य घराने से उनका लेना देना था और वहीं पर वो उच्च उनकी एक पदवी थी उनके पिताजी की जो वहाँ पर वो काम करते थे और इसीलिए उनके घर में काफी लोग आते थे, चाहे वो राजा परिवार के हों चाहे वो भिक्षुक मंक्स हों। और उनकी वो लोग बुद्धिस्ट को ही तिब्बत में बहुत ही प्रचलित है। और ये कहानी तिब्बत की उनकी ये जीवनी जो है वो तिब्बत में जब चाइना का राज नहीं था तब तब की है क्योंकि वो जब 7 साल के थे तब उनका एक जन्मदिन बहुत ही विशाल रूप से मनाया गया जिसमें कई भिक्षुक आए और कई एस्ट्रोलॉजर्स जो होते थे वो आए और ज्योतिषगण। और उन्होंने उनकी कुंडली देख करके कहा कि ये तो भिक्षुक बनेगा और ये जो है चिकित्सक का ऊपर काम करेगा, ये चिकित्सा के क्षेत्र में काम करेगा। तो पहले टाइम में उनके तिब्बत लोग बहुत तिब्बतन जितने भी थे वो मंक्स को बहुत मानते थे, भिक्षुकों को। और वो और अगर कोई विलक्षण देखते थे अपने बच्चों में तो वो तुरंत जाकर के मठों को
मठाधीशों को जाके खबर देते थे, बुद्धिस्ट मठाधीशों को, कि हमारे घर ऐसा एक विचित्र बच्चा हुआ है जिसमें विचित्र क्वालिटीज हैं। क्योंकि ये बचपन में ही जब भी इनके घर कोई मेहमान आता था तो ये देख लेते थे कि उनकी ऑरा कैसी है, रंग बिरंगे रंग कैसे हैं, और ये अपनी माँ के साथ डिस्कस करते थे। तो उन्हें तभी उनके पिताजी को कुछ अंदाजा हो गया था कि ये विरली थोड़ी इसकी बच्चे की प्रवृत्ति है, और शायद ये कोई उच्च आत्मा हमारे घर आई है। तो वो लोग तुरंत वहां पर मठों में जाके इस चीज की खबर देते थे, और ये हर एक घर में होता था। कभी भी कोई बच्चा पैदा हो या उनके घर बच्चे पल रहे हो तो ऐसा ही वो करते थे। उनको खबर जाकर के, अगर कुछ भी चेंज दिखेता है बच्चे में, कुछ विलक्षण गुण होते हैं, तो वो उनको जाकर के बताते थे। तो ऐसा ही इनके साथ होता था, क्योंकि ये कुछ कुछ माहिर चीजें इनमें इनके पिताजी ने देख ली थी। तो इन्होंने जब भिक्षुकों को बुलाया तो उन्होंने साफ साफ घोषित कर दिया कि हाँ, ये तिब्बत के मठ में जाएंगे, और वहां पर इनकी आगे की शिक्षा होनी चाहिए, और इन्हें भिक्षुक ही बनना है। तो ये लहसा डिस्ट्रिक्ट में, कोई तिब्बत में एक लहसा डिस्ट्रिक्ट था, वहां पर वो रहते थे। और उनके पिताजी, और वहां से ये अपने बारे में उन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी बुक्स, अपने बारे में 2 बुक्स लिखी हैं, जिसपे उन्होंने अपने बचपन का और आगे कैसे वो मठ में आए, कैसे उनका प्रवेश हुआ, कैसे उनकी परीक्षा ली गई, ये सब उन्होंने उस किताब में वर्णन किया है। जो 2 बुक्स हैं वो है थर्ड आई और रामपाल स्टोरी। तो ये आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इनकी जानकारी के लिए। और इनके साथ एक ऐसा 8वीं, जब वो 8 साल के थे तो इनके गुरुओं ने इनकी थर्ड आई खोलने के लिए एक प्रक्रिया की थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये बच्चे को तीसरी आंख वैसे भी इनकी खुली है। तो वो उन्होंने एक पूरा एक कैसे उनकी थर्ड आई खोली गई, तो उन्होंने इसका भी बहुत अच्छे से विवरण किया था कि क्या क्या प्रक्रिया मेरे बॉडी के साथ की थी, और मैं कैसे स्थिर रह करके बैठा था। फिर उन्होंने मठ के बारे में बताया था कि मठ में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता था, चाहे कितने भी ऊंचे पदवी में मठाधीश हो, लेकिन वो भी झाड़ू पोछा लगाता था, गंदे काम, कूड़ा उठा करके जो सबसे नीचा काम माना जाता था उसको फेंकता था। अ, और कैसे इनका प्रवेश 3 दिन बाद कैसे उस बाहर एक क्या कहते हैं, स्नोफॉल हो रही थी, कैसे वो अपने आप को, उन्होंने अपना तैयारी की, उनके पिताजी ने उनको जाने से, घर से निकलने से पहले, कि लो तुम्हारे लिए पहले तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि शॉपिंग जब करा रहे हैं तो लकड़ी का सामान क्यों दे रहे हैं, मैं तो सोना का या पीतल के मेरे बर्तन होते थे, अब ये लकड़ी के मेरे को क्यों दे रहे हैं। फिर लास्ट में जब उनके पिताजी बताते हैं कि तुम मठ में जाओगे और तुम्हें वहां मठाधीश शिक्षा देंगे और तुम्हें एक भिक्षुक बनना है, और उन्होंने उनको बोला कि अगर तुम परीक्षा में फेल हो जाओ तो तुम वापस मत आना। इतना बड़ा स्ट्रिक्ट कदम एक पिता जब उठाता है तो बच्चे के, 7 साल का बच्चा के मतलब अंदर तक वो बात चली जाती है कि अच्छा, मुझे उस परीक्षा में खरा उतरना ही उतरना, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें वापस नहीं आना अगर तुम फेल हो गए तो। क्या आज के हम माँ बाप ऐसे कर सकते हैं? जरा सोचिए। लॉन्गसर रापा के पिताजी ने उन्हें 7 साल के बच्चे को ऐसे बोला था। फिर ये गए, उन्होंने परीक्षा दी, 3 दिन ये बाहर ठंड में, तिब्बत की ठंड में, बर्फों में बैठे रहे, और 3 दिन बाद इन्हें प्रवेश मिला था। उनके साथ जो भी गए थे वो बाकी सब भाग गए, वापस लौट गए, लेकिन ये बैठे रहे। इनको डांटा भी, पटकाया भी, चला भी जा, पत्थर भी उठा के मारा इनके ऊपर कि जा जा यहाँ से चला जा, लेकिन नहीं, ये डटे रहे। जब तक जो मठाधीश, जो गेट कीपर था, उसने अंदर आकर के उन्हें एक प्याला चाय का, जो तिब्बतन चाय होती है वो, और थोड़ा सा खाने को जौ वाला आटा नहीं दिया, तब तक वो वहां डटे रहे और बैठे रहे।
उसके बाद मठ में आने के जब 8 साल हुए तो इनका थर्ड आई खोली गई, और थर्ड आई की प्रक्रिया मैं आपको फिर कभी बता दूंगी। फिर उसके बाद इनका जो है, इन्होंने अलग अलग परीक्षाएं पास की, कैसे परीक्षाएं होती थी, क्या होता था, एक एक डिटेल इन्होंने किताब में बताया हुआ है, और ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पंजाबी वाले उसमें। तो और उसके बाद परीक्षाओं के बाद जो भी ये कैसे चिकित्सा के क्या क्षेत्र में गए, और फिर कैसे वो चाइना गए, चाइना से जापान गए, फिर जापान के बाद उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया कि भाई तुम तो एक खुफिया जासूस हो, तुम जापानी जासूस हो, क्योंकि चाइना और जापान दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, और ये इतने माहिर थे कि इनको दिख जाता था, थर्ड आई इनकी खुली हुई थी इसलिए इनको ओरा दिखता था, तो ये जापानियों के चाइनीज के ओरे पता कर लेते थे उनके देख करके कि वो किस उस बंदे का विचार क्या है, वो कैसे इंसान है। तो इनको अक्सर ही डार्क भूरे रंग की या काले रंग की छवियां दिखती थी उनके, तो लीडर्स की जो दलाई लामा 13 दलाई लामा को ये हमेशा मदद करते थे, और कहते थे कि आप इनसे दोस्ती मत करें, इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, क्योंकि ये अच्छी नहीं है। हमेशा इनको पर्दे के पीछे रख करके दलाई लामा देखते दिखाते थे, या फिर दूर से छुपा करके दिखाते थे कि कोई जो है कैसा इंसान ये इंसान है जिससे हम डील कर रहे हैं, क्योंकि दलाई लामाओं की जो ओरा होती है वो गोल्डन रंग की होती है, और या सफेद या गोल्डन रंग की होती है, लेकिन जो लोग चाइना से आ रहे थे, चाइनीज सोल्जर या सैनिक, उनकी जो ओरा थी वो बहुत ही गड़बड़ होती थी। तो उस वक्त इन्होंने बहुत हेल्प किया था दलाई लामा 13 को, और हमेशा उनका मतलब सहयोग दिया। फिर उन्होंने जैसे जैसे और ये पोटला नाम की जगह पर रहते थे जहाँ पर इनका स्कूल था, मठ था, और वो पोटला की फोटो इनके हम लोग ने डिस्कस की थी, वो इनके जो इनका जो लोगो है किताब पे, उसमें भी वो पोटला बना हुआ है। इनकी जो शिक्षा वाली स्कूल थी समझ लीजिए आप, या मठ था। फिर धीरे धीरे जो है इन्होंने कई किताबें लिखी, और एक बार जब इनको पकड़ लिया जासूस के नाम पर, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, तब ये हार गए, और इन्होंने कहा कि मैं अब शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो इनके जो साथी थे, ये लोग टेलीपैथी करके और एक दूसरे से एस्ट्रल ट्रैवल करके बात करते थे रात में। और उस वक्त जो मठों में खाना बहुत कम दिया जाता था, क्योंकि जो 3 दिन में 1 या 2 बार ही खाने को देते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि अगर हम शरीर हल्का हो तो हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल बहुत जल्दी कर लेते हैं, और हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल ये जो जितने भी मठाधीश थे और साथ में भिक्षुक थे, वो एस्ट्रल ट्रैवल करके दूसरी दूसरी जगहों में जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विजडम लेने के लिए, इसलिए वो बहुत कम खाते थे, और कई बारी तो दिन में 3 दिन में 1 बार ही खाते थे। इस मतलब इनकी जीवनी में ये बताया है उन्होंने। और इसके बाद वो कई बारी क्या कहते हैं, किसी तरह बच बचा के वो उन्होंने कहा कि मैं बॉडी वेकेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी जवाब दे गई है, इतना उन्होंने मारा है, पीटा है, टॉर्चर किया है। तो इनके जो मठ के दूसरे भिक्षुक थे, उन्होंने कहा नहीं, हम आपके लिए दूसरी बॉडी देखते हैं जिसे आप स्वाइप कर सकते हो। आप हमको ये दूसरा जिसको कहते हैं ट्रांस माइग्रेशन ऑफ अ सोल, ये एक बहुत बड़ा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं एक छोटे उसमें बता देती हूँ। तो इन्होंने जो लॉन्गसन रामपा थे, इन्होंने अपना जब शरीर त्यागा था उससे पहले किसी फॉरेनर के साथ, हेनरी उनका नाम था, उनसे सपनों में आकर के, उनके ड्रीम्स में जाकर के उनसे बात की कि आप तो वैसे भी 10-12 बार सुसाइड कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आप विफल रहे, आपकी
आपको एक उच्च स्तरों पे ले जाया जाएगा अगर आप ये शरीर एक एक भिक्षुक को दे देंगे अपना शरीर, ताकि वो आगे अपना जो बुक्स है या जो भी उनका कार्य है इस धरती पर वो पूरा कर सके। तो इन्होंने डील करी थी और वो मान गए कि ठीक है, मुझे उच्च हेवंस में लेके जाएंगे तो मैं, मेरे काम तो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर मेरे शरीर का कोई अच्छा सदुपयोग कर ले तो मैं अब ले लूंगा, मैं ये ऑफर लेता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। तो उन्होंने इनको अपना शरीर दे दिया और थोड़े टाइम बाद इनको थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा, लेकिन ये उस शरीर में पूरा अच्छे से एडजस्ट हो गए। और उनकी एक वाइफ थी, जो वाइफ थी वो हेनरी की, तो वो हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते थे। पहले तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ऐसे शरीर में क्यों जाऊं, क्योंकि मैं तो भिक्षुक हूँ, मैं तो बैचलर हूँ, है ना, मैं तो क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, और मैं नहीं कर सकता। लेकिन भिक्षुक, जो भी बड़े भिक्षुक थे, उन्होंने कहा नहीं, वो भी हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हम उसको भी बता देंगे उसकी वाइफ को भी कि आप भिक्षुक हैं और आप हेनरी नहीं है, और आप लॉन्सन रामपा हैं। तो उन्होंने बाद में उन्होंने उन्हें भी बता दिया, और उनकी वाइफ ने को भी पता चल गया था, और वो भी मानती थी इस बात को कि वो लॉन्सन रामपा हैं। और वो हमेशा उनको वीकेंड्स में कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी, क्योंकि वीकेंड्स में क्या होता था कि वो देर तक सोते थे, दो दो तीन तीन तक दिन तीन तीन दिन तक सोते रहते थे। और क्योंकि उस पीरियड में वो एस्ट्रो ट्रैवल करते थे और कहीं बाहर उच्च स्तरों पे जाकर के ज्ञान हासिल करते थे। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको लॉन्गसन रामपा के बारे में दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कई किताबें ऐसी लिखी हैं जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसमें से थर्ड आई सबसे प्रमुख थी। और उसके पीछे बहुत सारे जासूस लग गए थे और सोचते थे कि यार, मतलब वो शरीर देखते थे, अंदर की आत्मा नहीं देखते थे। तो शरीर के से तो वो हेनरी थे, लेकिन अंदर की आत्मा एक भिक्षुक की थी, लॉन्गसन रामपा की थी। तो वो बाद में उन्होंने चेंज भी अपना नाम कराया और लोगों को लिखा भी कि मैं लॉन्गसन रामपा हूँ, मैं हेनरी नहीं हूँ। लेकिन वेस्टर्न कल्चर को ये चीजें हजम नहीं होती जल्दी, तो इसलिए उनके ऊपर आखिरी तक शक करते रहे। उनकी सबसे फेमस बुक थी यू फॉर एवर, जो हमने स्वाध्याय अपने चैनल पे किया था। अब हम इस बुक के लिए लिविंग विद लामा के बारे में बताते हैं, जिसमें एक फीफी नाम की एक बिल्ली है, जो टेलीपैथिकली सारी अपनी किताब लॉन्सन रामपा को डिक्टेट करती है, और लॉन्सन रामपा सिर्फ और सिर्फ उसको टाइप करते हैं, और वो टाइप करके उन्होंने ये बुक छपवाई। और वो भी बहुत अच्छी हिट रही, क्योंकि हमें पता चला कि जीव क्या सोचते हैं इंसानों के बारे में। और हमें तो वो डम समझते हैं, क्योंकि हम टेलीपैथी नहीं कर सकते, हम बात करते हैं, हमें लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है एक दूसरे को बात समझाने में, और जिसमें भी हम कंफ्यूज होते हैं और जिसमें भी हम एक दूसरे को नहीं समझा पाते। तो ये चीज एक इस बिल्ली ने हमें बताया कि देखो, तुम लोग बहुत उच्च नहीं हो, क्योंकि हमारी सोच है कि हम लोग ह्यूमंस जो है, ह्यूमन किंगडम जो है वो सबसे डोमिनेटिंग है, वो हर एक चीज का राजा है। हाँ, उसका मिसयूज भी करता है, इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को क्या कहते हैं उसको, सर्वो सर्वा समझता है। लेकिन वो सर्वो सर्वा नहीं है। हमें वो डाउन टू अर्थ रखने के लिए बिल्ली ने हमें बताया कि हम क्या, हमारा स्तर क्या है। तो इस किताब में शुरुआत में जो चैप्टर है, हमने इसके बारे में एक बार डिस्कस कर ही चुके हैं ना, एक क्लास हमने ली थी जो मैंने पूरा उसके बारे में बताया था, लॉमसंग रामपा के लिविंग विद लामा के बारे में, कि फीफी कैसे रहती है और क्या हो, क्या क्या उसने बताया है। थोड़ा बहुत एक बार हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर, प्रीव्यू हम कर चुके हैं, है ना मैम, इसका थोड़ा सा प्रीव्यू लेकर के मैं आगे बढ़ती हूँ। कि लॉमसन रामपा कहते हैं कि फीफी को कि तुमने तो एक पूरी किताब ही लिखवा दी है, क्या बात है। तो फीफी कहती हाँ, क्यों नहीं,
मैं क्यों नहीं लिखवा सकती हूँ? क्योंकि मैं बिल्ली हूँ इसलिए मैं क्या लिखवा नहीं सकती? मेरी भी तो कहानी है, मैंने भी तो जीवन जिया है, और मेरी भी तो कोई पास्ट होगा। तो वही पास्ट मैं आज सबको इस किताब के माध्यम से बताना चाहती हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ इस मानव को कि वो ही सर्वो सर्वा नहीं है, वही सब कुछ नहीं है, वही सब पे अब राज करता है, लेकिन क्योंकि वो उसे पता ही नहीं कि वो सबसे डम इंसान है, वो समझ ही नहीं पाता एक जीव को, एक दूसरी चेतना जो उसके बगल में के आसपास घूम रही है, उसको ही नहीं समझ पाया, पढ़ पाया, तो वो कैसे सर्वा हुआ। तो वो पूरी उसने यही बताया है कि मैं बूढ़ी जरूर हूँ, मैं अंधी जरूर हो गई हूँ, मगर मेरे जो अनुभव है, जो मैं इस शेयर करना चाहती हूँ इस किताब के माध्यम से, वो और आप सबको जागरूक करना चाहती हूँ कि ऐसी भी दुनिया है, और हम हर एक जीव के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि जानवर करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि वो हर एक चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो बग हो, चाहे वो फूल हो, वो हर किसी से बात कर सकते हैं, चाहे वो नेक्स्ट डोर का कुत्ता क्यों ना हो, वो हर किसी से बात कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी थी कि जो मैं अवॉइड करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा अगर बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ताकि आपके घर के बगल में अगर कोई कुत्ता है तो आपको कैसे ट्रीट करना है, या कोई जानवर है, गाय भैंस कोई भी आता है तो आपको कैसे उससे ट्रीट करना है। तो चैप्टर 1 में फीफी बताती है कि वो अपनी माँ के साथ एक घर में रहती थी, जो जो एक फ्रेंच लेडी का घर था, और उसकी जो घर में उच्च अधिकारी की उसकी बीवी थी, जिसका नाम था मेमी, मैडम डिप्लोमेट, क्योंकि वो डिप्लोमेट की उच्च अधिकारी थे, डिप्लोमेट की बीवी थी, इसलिए उसको मिस्टर डिप्लोमेट और मिमी मैम डिप्लोमेट कहती थी ये। और ये फ्रेंच थी, तो इस फ्रेंच की लैंग्वेज भी इसको ज्यादा समझ में आती थी। और जो उसकी माँ थी वो वहीं पर रहती थी, और वो जो थी वो इसको हमेशा आउटस्कर्ट्स में रखती थी, मतलब घर के अंदर प्रवेश नहीं देती थी, क्योंकि वो डिप्लोमेट जो लेडी थी वो उसको सिर्फ फीफी, एक बहुत ही उच्च क्वालिटी की जो होती है ना बिल्लियां, उस क्वालिटी की थी, एशियन एशियन क्वालिटी की थी, साइमीज साइमीज बिल्ली इसका नाम था, जो बहुत ही उच्च सर्वोत्तर कहते हैं ना, एशिया की सबसे अच्छी बिल्लियों में आता था, और जो ये मंक्स के साथ ज्यादा रहती थी, ऐसी बिल्लियां तिब्बत की ये बिल्लियां होती थी। तो ये जो है उनके यहाँ रही, और पेरिस में सिटी में रह के कंट्री साइड में रहती थी ये। और जो मिस्टर, अब वो वर्णन करती है कि मिसेज जो डिप्लोमेट थी वो कैसी थी, वो बहुत कठोर हृदय की थी, असंतुष्ट रहती थी, तुच्छ सोच वाली होती थी, और उनका व्यक्तित्व बाकी औरतों जो होती थी, मतलब वो शो ऑफ बहुत करना चाहती थी टी पार्टी में, और ये सब उनका मतलब उच्च स्तरों वाले लोग उनसे मिलने आते थे, डिप्लोमेट टाइप के, तो लेकिन शो ऑफ बहुत करती थी। और वो बिल्ली का भी ऐसे ही उपयोग करती थी कि दूसरों से जैसे बातचीत करने के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो इसको ले जाएंगी, तो वो बहुत जल्दी से बातचीत हो जाती थी। ऐसे किसी से दोस्ती करनी है डिप्लोमेट लोगों को, तो वो बिल्ली को ले जाएंगे। लेकिन वो ख्याल बिल्कुल नहीं रखती थी, बहुत ही उन्हें बिल्लियां वैसे तो पसंद नहीं थी, लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए उन्होंने इस बिल्ली को रखा हुआ था, और इसकी माँ को भी इसीलिए रखा हुआ था। वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कैसी उनकी प्रवृत्ति थी मैडम की। वो पर्सन ना समझ करके एक, या इंडिविजुअल नहीं समझती थी बिल्लियों को, बल्कि एक एक तुच्छ जीव समझती थी।
तो आपको तब पता चलता है जब वो पैदा होती है, तो उसके साथ के जितने भी बच्चे होते हैं उनको मैडम डिप्लोमेट कहती हैं कि अपने नौकर से, पैरी से, कि जाओ उनको जाकर के डुबा के आ जाओ। तो मतलब पांच उनके जो जितने भी भाई बहन साथ में हुए थे वो उसको डुबा देती हैं, और सिर्फ यही फीफी रह जाती है पूरे उसमें। और एक दिन उसकी माँ बहुत ही खुश होती है और गाना गा रही होती है, तो उसकी माँ को भी ऐसे ही पैरी को उठा करके उसको कहती है कि इसको ले जाओ और इसको भी मार दो, ये बहुत शोर मचा रही है। बल्कि वो, हम लोग जब बिल्लियां वो करती हैं तो हम लोग ह्यूमन सोचते हैं ये क्या कर रही है, तो लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था, तो उसको उठा करके उसको मरवा देती है वो अपनी माँ के बारे में बताती है, कहती मेरी माँ बहुत ही सुंदर थी, जिसका मुख काले से भी काले मुख वाला, गहरे रंग का, और उसकी पूंछ सीधी खड़ी हो जाती थी। क्योंकि ये सियामीज बिल्ली का जो विवरण होता है वो ऐसा ही होना चाहिए। उसका मुंह पूरा काला होना चाहिए, बॉडी थोड़ी ब्राउन होनी चाहिए, टेल फेर काली होनी चाहिए। उसका एक ऐसी बिल्ली बहुत ही सुंदर मानी जाती है, और उसकी पूंछ बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये शो वाली बिल्लियां होती है, मतलब जिनको आप शो के लिए ले जाते हैं। हम लोग ने देखा है ना, डॉग शो होता है, कैट शो होता है, तो ये डॉग शो, कैट शो में ऐसी बिल्लियों को लेके जाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी बॉडी स्लिम होती है और टांगे लंबी लंबी होती हैं और काली होती हैं। और तो ये जो है, उसको कई प्राइज भी मिले थे, उसने कई बहुत बार जीता था, बहुत। और वो बहुत तेज थी और बहुत सुंदर गाना गाती थी। तो वही गाना गा रही थी, तो डिप्लोमेट ने उसको कहा, टेक हर टू पॉन्ड, आई कैन नॉट बेयर दिस नॉइस। बल्कि इतने प्राइज उसको जिताए मिस मैडम डिप्लोमेट को, लेकिन उन्हें खुशी नहीं मिली। फिर भी उन्हें इसी से पता चलता है कि वो बिल्लियों को पसंद नहीं करती थी, बस उनका यूज करती थी। तो पैरी ने उसको, जो उनका नौकर था, एक छोटा सा फूल, मतलब एक, उसने पैरी को भी डिस्क्राइब किया कि पैरी कैसे इंसान देखने में था, एक छोटा सा फूला हुआ फ्रेंचमैन था, जो बिल्लियों से भी नफरत करता था, क्योंकि वो उसकी गार्डन में जाकर हेल्प करती थी। अब यहाँ हम बता देखते हैं ना कि बिल्लियां घूम रही होती हैं गार्डन में और ऐसे ऐसे पेड़ों को हिला रही होती हैं, देख रही थी। तो यहाँ पर हमें ये डिस्क्रिप्शन मिलता है कि वो गार्डन में हेल्प करने के लिए जाती हैं, और वो देखने जाती हैं कि अच्छी तरह से पेड़ उग रहा है कि नहीं, और वो देखती हैं कि रूट्स कैसी हैं, ग्रो हो रही हैं कि नहीं पेड़ों की। और ये सब चीजें वो वहां देखने और टटोलने जाती हैं। तो उसी ने, पैरी ने उसको, माँ को बोरे में बंद कर लिया और उसको जा करके पता नहीं क्या किया। कहती उसके बाद मेरी माँ कभी लौट के नहीं आई, और मैं अकेली छोटी सी बिल्ली, तब ये बहुत छोटी ही थी, बड़ी नहीं हुई थी, शायद 1-2 महीने की रही होगी। तो कहती है फिर मेरी माँ उसके बाद कभी घर नहीं आई, और मैं एक बहुत ठंडे वो आउट हाउस में बैठी रही, और वहां पर माँ का वेट करती रही जहां पर मैं रहती थी। और वहां पर भूखी प्यासी, कोई कभी मुझे पूछते हैं, कोई आता था कभी नहीं आता था, 3-3 4-4 दिन हो जाते थे मुझे। और सिर्फ एक मैडम थी जो हाउसकीपर थी, मैडम एल्बर्टाइन, जो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी और मेरे को दूध देती थी। तो यहाँ पर ये पता चलता है हमें कि एक मैडम जो कई बारी, कई दिनों तक वह दुखी, मतलब वो दुखी रही कि मेरी माँ को मैंने खो दिया है और उसका मर्डर कर दिया गया है, जस्ट जस्ट बिकॉज वो गाना गा रही थी। कहती है मैं भूखी कई रात तक सोती नहीं थी, बस एल्बर्टाइन मैडम अगर ना होती तो शायद मैं भी मर जाती। और मैं इतनी छोटी थी, मैं खुद खाना भी नहीं खा पाती थी, इसीलिए वो ही मेरी टेक केयर करती थी। धीरे धीरे जब भूख लगती तो मैंने शिकार करना खुद सीख लिया, जिसकी वजह से मैं लोगों से थोड़ा दूर ही रहती थी, और जो उनकी स्टेट थी उसी में
बड़े बड़े पेड़ों में बैठना, उसको उसको पेड़ों को उसका एक फेवरेट पेड़ होता था, वहां पर चढ़ना, एक एप्पल ट्री था, उस पे चढ़ना, वहां पर पत्तों की सरसराहट को सुनना, सूरज की गर्मी को लेना, यही उसका काम था। और उसकी कहते हैं, और मेरे कानों में पेड़ कहते थे कि तेरे भी अच्छे दिन आएंगे। देखिए, यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेड़ों की भी भाषा बिल्लियां समझ लेती हैं। पेड़ पौधों की भाषा को भी वो समझ लेती हैं। वो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको इंस्पेक्ट करने जाती थी, तो वो देखने जाती थी कैसे ग्रो हो रहे हैं। तो जब ग्रो हो रहे हैं तो वो पेड़ों से पूछ लेती होंगी कि कैसे हो तुम, ठीक हो कि क्या हो, तो वो पेड़ उसको इन्फॉर्म कर देता था। तो यहाँ पर ये बारीकी से, मतलब एक एक चीज पे मैंने कहा ये भी लिखना है, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि हमें समझ तो आए कि बिल्ली का स्तर क्या है और हमारा स्तर क्या है, हम कहाँ हैं और उसकी हमारी सोच कहाँ है और कहाँ वो। तो आध्यात्मिकता में वो लोग हमसे बहुत ऊंचे हैं। हमें ये इस किताब से ये पता चला। तो वो कहते कि वो पेड़ कहता है कि तुम्हारे आखिरी, जब जीवन का आखिरी पड़ाव होगा, व्हेन द इवनिंग ऑफ योर लाइफ विल बी विल कम, यू विल गेट अ वेरी नाइस होम, तुम्हारा भी बहुत अच्छे दिन आएंगे, यू विल गेट गुड गुड डेज विल कम, डोंट वरी। बिल्ली को कहते थे, सांत्वना देते थे कि तुम चिंता मत करो। तब कहती है मुझे समझ नहीं आती थी पेड़ मुझसे ऐसा क्यों कहता है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि अच्छा, जब दिन बीते, जब वो आखिरी पड़ाव आए उसके दिन के, तब उसे समझ में आया कि अच्छा, तो ऐसे इसीलिए वो कहते थे। मैंने अपने दिमाग में यह बात हमेशा उन पर ट्रस्ट करके रखी कि हाँ, जब भी जब भी बहुत बुरे दिन आए तो मैं यही सोचती थी कि जब पेड़ ने कहा है तो वाकई मेरे अच्छे दिन आएंगे ही आएंगे। पेड़ पेड़ तो सच ही बोल रहा है। कहते हैं अब उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी, कैट ने एक बात बताई है जो मुझे बहुत टच करी, कि ह्यूमंस जिन पर हम निर्भर करते हैं, इंसान जो हम जिस पे हम जानवर निर्भर करते हैं, वो हमें कैसे धोखा देते हैं। कहते क्यों हमसे ऐसे धोखाबाजी करते हैं, क्यों हमसे बेईमानी करते हैं, क्यों हमें दगा दे जाते हैं, जैसे कि मैडम डिप्लोमेट ने किया। फिर वो कहानी बताती है कि क्या हुआ उसके साथ, कि एक दिन वो जब थोड़ी सी बड़ी हुई, 6-7 महीने की हुई, तो अचानक ही डिप्लोमेट मैडम ने कहा, पर्सी जाओ, टॉम कैट को पकड़ के लाओ, और हमें मुझे जो है बिल्ली के बच्चे चाहिए। तो कोई भी, उन्होंने एक बूढ़ी सी टॉम कैट ली और उसको उस बक्से में बंद करवा करके उसके कमरे में, उसके आउट ऑफ के में अचानक ही उस दोनों को इकट्ठे ही उस बक्से में डाल दिया। और इसको इसको कहती, मेरे को तो मेरी माँ ने ये सब बताया ही नहीं था कि ऐसा भी कोई रिप्रोडक्शन साइकिल भी होता है और मदरहुड भी होता है, क्योंकि मेरी माँ बहुत जल्दी मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन वो बताती थी कि जब भी तुम किसी भी कमरे में जाओ तो तुम्हें बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट करना है उस कमरे को, रिलैक्स होके तुरंत नहीं बैठ जाना, बहुत ध्यान से हर एक चीज को फोला फाली करके, सूंघ करके पूरे कमरे में घूमना है। और फिर उस कमरे में जाके, जब तुम्हें लगे कि कोई खतरा नहीं है, डेंजर नहीं है, तो तुम आराम से बैठ जा सकना, तुम बैठ जाना। तो ऐसा ही हुआ कि उस दिन क्या हुआ कि अचानक ही इसको पकड़ा और अचानक ही टॉम कैट के उसमें डाल दिया। तो टैम बूढ़ा को टॉम कैट था, मतलब ये एक टर्म्स है जो बिल्ले के लिए टॉम कैट यूज किया जाता है, बिल्ली के लिए क्यूइन कैट यूज किया जाता है। तो ये टर्म्स बोले जाते हैं। तो मैं उसको क्लियर कर दूं, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जो बिल्ली होती है वो अचानक ही जब देखती है कि यार ये क्या हो गया, मेरे पे अटैक क्यों हो गया, क्योंकि बिल्ले ने इसको पकड़ लिया, और जो भी प्रक्रिया होती है, तो वो वहां से भागी, उसको हर्ट किया बहुत कस के और वहां से भाग ली। तो लेकिन इसके खून काफी निकल गया था और ये जाकर के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गई। कहती है मैं 2 दिन तक भूखी प्यासी डर के मारे उस पेड़ पे बैठी रही। और
जब मिसेस अल्बर्टाइन नीचे आई तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने दूध दिया और कहा कि ये लो थोड़ा मीट खा लो। तो मैंने तब उनको देख करके मैं उनके पास गई और मैंने एक आवाज निकाली जिसको ये पुर कहती है। तो वो पुर की आवाज निकाली और मैंने उनसे टांगों से रगड़ करके मैंने थैंक यू बोला। एक्चुअली मेरे यहाँ बिल्लियां बहुत हैं इधर, तो मैंने देखा है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो ऐसे ही रगड़ती हैं। तो मैं समझ सकती हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों वो बिहेव करती है। और हम जब भी उसको दूध देते हैं पीने के लिए तो वो रगड़ रगड़ के थैंक्स कर रही होती है हमें। तो और साथ में ये भी बोला कि ये भी बताया कि वो सारे इतनी इंटेलिजेंट होती हैं कि बिल्लियां की वो टेलीपैथी से एक दूसरे के विचार को पढ़ सकती हैं, कि बगल वाले घर में क्या बिल्ली बिल्ली बात कर रही है वो भी ये समझ सकती है। बगल में कुत्ता जो है वो हेलो हाय करता था इसको, चाहे उसको दिखता नहीं था लेकिन उसे पता था कि बगल में एक कुत्ता है और कुत्ता इसको हेलो हाय करता था। कहते हैं मुझे फ्रेंच बोलनी तो नहीं आती बट लेकिन मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं टेलीपैथी से समझ लेती थी पूरी बात को। कहती है एक दिन एल्बर्टाइन उसे कमरे में ले गई और उसने बोला कि मिसेस डॉलमार्ट बहुत कठोर है, लेकिन तुम मेरे लिए एक भगवान के रूप हो, तुम एक गॉड क्रिएशन हो मेरे लिए। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। और ऐसे ही मिसेस एल्बर्ट उससे बात करती रही और उस दिन उसको बहुत ही अच्छा लगा। कहती है दुनिया बहुत ही क्रूअल है और जालिम है। ऐसे उसने उसको बहुत अच्छे से मतलब समझाया, और उसको फ्रॉग लेग्स खाने को दी तो उसको अच्छा लगा, दूध पीने को दिया उसको अच्छा लगा। वो तभी घर के अंदर प्रवेश मिलता था जब उसको बिल्ली को उसके घर कोई पार्टी हो, टी पार्टी हो मिसेस डिप्लोमेट की, या फिर कोई लोग मेहमान आए हों जो बिल्ली को पसंद करते हो, तो ही वो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ उसको डिप्लोमेट मैडम जो थी वो उनको घर के अंदर प्रवेश देती थी। और कहती है कि उसने पूरा बताया कि डिप्लोमेट के कुछ गेस्ट आए थे घर पर। फीफी कैट को अपनी माँ की बात याद आई कि जब भी हम किसी स्ट्रेंज रूम में जाते हैं तो उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी पूरा उसको अच्छे से स्टडी करो। कोई जो स्केप की जगह है कि बाई चांस तुम्हारे पे कोई खतरा और डेंजर आए तो तुम कहाँ से भागोगी, सबसे पहले ये जगह ढूंढो। ठीक है, तो तभी तुम वहां पर कंफर्टेबली बैठना। तो वो कहती है हमारी जो देखने की दुनिया है और ह्यूमंस की जो देखने की दुनिया है वो बिल्कुल ही अलग है। वो ऊपर का देखते हैं और हम टेबल के नीचे का देखते हैं, सोफे के नीचे का देखते हैं। तो हमें जाले भी दिखते हैं, हमें वो स्पाइडर भी दिखता है, हमें कोई गंदगी अगर सोफे के नीचे लगी है तो वो भी दिखता है, और अगर कोई चूहा है या कोई इंसेक्ट है तो हमें वो भी दिखता है। कहते हैं कि हमारी दुनिया और उनकी दुनिया में बहुत अंतर है। और स्मेल्स का भी हम पे बहुत ज्यादा अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हमें बिल्कुल भी जो कीड़े मारने वाला जो होता है ना उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद होती है। और जैसे फिनाइल हो गया ये सब डिसइंफेक्टेंट, इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद होती है। लेकिन अब क्या करें, इतना ह्यूमंस यूज करते हैं। तो कहते हैं वहां पर जब मैं बिल्ली जब फर्स्ट टाइम गई तो कहते हैं कैट्स, कहते वो अंडर साइड्स ऑफ थिंग्स, उन्होंने ये बताया कि मैं ये पूरी लाइन पढ़ देती हूँ आपको इंग्लिश में। कैट सी द अंडर साइड ऑफ द थिंग्स नॉट द टॉप, एंड ह्यूमंस वुड नॉट रिकग्नाइज थिंग्स फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आर व्यू पॉइंट। तो ये यहाँ पे ये बताती है बिल्ली। कहते जो सियामी बिल्ली होती है उसका फेस काला होता है, उसकी तरह ही
वो अपनी माँ की तरह ही अपने हरकतें करती थी, वही वैसे ही चलती थी। और लोग लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक एक उसी टाइम जब वो रूम में गई तो उसने देखा एक जगह पर कि एक और दूसरी बिल्ली है। और वो बिल्ली को वो उसी की तरह चल रही है, उसी की तरह वॉक कर रही है, वो जो हरकत कर रही है वही कर रही है। तो हमें समझ में आ जाता है कि वो अपने शीशे को देख रही थी। सेम उसे भी समझ में आ गया, तब उसको याद आया उसकी माँ ने उसको बताया था कि एक ऐसा डिवाइस है घर में जो तुम्हारी तरह ही हरकत करेगा, और जो जैसे तुम करोगी वैसे ही सेम कॉपी करेगा। तो वो मिरर है, तुम याद रखना। कहते जब मिसेस डिप्लोमेट घर छोड़ के जाती थी तो सारे सर्वेंट बड़े खुश होते थे। वो क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खड़ूस औरत थी। मतलब उसे हमेशा ही प्रॉब्लम रहती थी कि कैट क्या कर रही है, दूसरा सर्वेंट क्या कर रही है, सबके नाक में दम किया हुआ था उसने। और हर किसी को टोकती रहना, और कि मैं तुमको पैसे कर देती हूँ, तुम ऐसे क्या है, तुम फालतू के पैसे हैं क्या, तुम क्या कर रहे हो, तुम आराम से क्यों बैठी हो, तुमने बिल्ली को क्यों यहाँ रखा है घर के अंदर, मैंने तुमको कितनी बार, मतलब अपना रोब मारना। जो उसने देखा कि वो मिसेस एल्बर्टाइन को भी हमेशा तंग करती थी। और उसको अक्सर ही जो फीफी कैट को सबसे अच्छा वो एप्पल ट्री लगता था, जो उसके कान में हमेशा बोलता था कि विस्पर करता था कि तुम्हारा बहुत अच्छे दिन आएंगे। वो सपने में उसके ब्रांच पे बैठ करके, उसकी शाखाओं पे बैठ करके सपने में खो जाती थी, सो जाती थी और देखती थी कि बहुत सारे भिक्षुक उससे मिलने आ रहे हैं, और उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, और वो साधु संतों के सपने देखती थी। एक बार ऐसा घटना हुई कि कैट फीफी ना हमेशा दूध वाली के पास जाती थी। एक गाय थी, तो वो गाय के पास हमेशा जा करके थोड़ी एक दूरी पे एक शेल्फ था, वहां जा करके बैठ जाती थी। वो बिल्कुल निकट नहीं जाती थी, क्योंकि दूध वाली को हमेशा ही मिसेस डिप्लोमेट चिल्लाती थी कि कैट है, कैट से दूर रखो, क्योंकि बिल्ली दूध को गिरा देगी। लेकिन ये बहुत ही शिष्टाचारी बिल्ली थी। कहती मेरे को पता था कि उन्हें मेरे को दूध के पास नहीं जाना है, तो मैं हमेशा एक शेल्फ पे जाकर के बैठ जाती थी, और वहीं से म्याऊं म्याऊं करके उससे बातें करती थी। क्या कहते हैं, जो मिल्क लेडी थी, वुमेन, उससे। तो एक बार क्या हुआ, ये वहां गई थी और उससे बातें कर रही थी, तो मिल्क वुमेन उसको अपने बारे में बता रही थी कि उसका नया बॉयफ्रेंड बना है, और वो कैसा है क्या है, वो उसको पूरी कहानी सुना रही थी कि अचानक ही कोई बिल्ला एकदम से बाहर, जंगली बिल्ला था कि क्या था, नेबर वाला बिल्ला था, अचानक से कूद पड़ा, जिसकी वजह से दूध गिर गया। तो आवाज सुन करके मिसेस डिप्लोमेट बाहर आ गई, और उनके हाथ जो लगा, उन्होंने कस के इसको मार दिया, सियामी बिल्ली को और फीफी को, और उसकी वजह से उसकी रिब्स टूट गई, और वो बेहोश होकर के गिर पड़ी। और ये हालत हो गई कि वो बिल्कुल ही जाने वाली थी। वेटनरी डॉक्टर को बुलाया और उसको दिखाया, तो वो भी आकर के चिल्लाया कि ये क्या किया आपने, इतनी कॉस्टली बिल्ली है, इतनी प्रेशियस बिल्ली है, ये तो रेयर बिल्ली है, आपने इसको कैसे मार दिया, इसकी रिब्स टूट गई, अब ये नहीं बचेगी। लास्ट मोमेंट तक वो लोग डॉक्टर खून खून से वो पूरी लथपथ थी। एल्बर्ट टीन मैडम भी उसकी प्रेयर्स कर रही थी कि ये किसी तरह बच जाए बिल्ली। और वो जो फिर एंड में क्या होता है कि वो उसको बहुत डांटता है, यू आर, जो डॉक्टर है वो उसको इतना डांटता है, कहता है कि डिप्लोमेट मैडम, आप यू आर वेरी क्रूअल, क्रुएल्टी, इट वॉज रियली, इट्स उसने लिखा है क्रुएलिटी, नीडलेस क्रुएलिटी। तो ऐसा कह करके उसको संबोधित करता है।
और पीपल विल से यू आर अ बैड वुमेन। इट वॉज वेरी बैड ऑफ यू कि आपने एक छोटी सी जान को इतनी कस के कॉपर के मेजर से इतनी कस के मारा कि उसकी रीढ़ की, सॉरी, उसकी रिब्स टूट गई। कहते 2 दिन तक मैंने ना कुछ खाया ना पिया, और मैं ऐसे ही बेहोश पड़ी रही। और मैं कोमा में चली गई। कोमा में फिर मुझे वही एप्पल का पेड़ दिखा, और एप्पल के पेड़ ने मुझे कहा कि नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। फीफी, तुम वापस आ जाओ, तुम्हें अभी बहुत काम करने हैं, तुम्हारा कोई पर्पस है लाइफ का, और वो पूरा किए बगैर तुम नहीं जा सकती हो। और तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। जब उसने पेड़ की ये बात सुनी तो वो, ये तुम्हारा अंत नहीं है प्यारी, मेरी प्यारी बिल्ली, वापस आ जाओ। तब फीफी ने ये बात सुनी तो वो फिर वापस उठ खड़ी हुई। जो और मिसेस एल्बर्टाइन जो चिकन का पीस उसको खिलाना चाह रही थी, वो उसने थोड़ा सा खा लिया। तो एल्बर्टाइन मैडम इतनी खुश हुई और चिल्लाने लगी, डॉक्टर डॉक्टर, इट इज अ मिरेकल कि ये बिल्ली फिर से बच गई है। तो आई थिंक सो अभी टाइम हो गया मैडम। हाँ जी नवनीत मैम, तो इट्स फिर अब टाइम आगे फॉर लेसन 2, और हम आगे वाले लेसन्स कल करेंगे, है ना जी। जी। और किसी को कुछ कहना है, कुछ वो शेयर करना है तो बताइएगा, या कुछ ना समझ में आया हो। अगर टाइम है तो मैं आगे का चैप्टर पढ़ लेती हूँ। थैंक यू सो मच नवनीत मैम, सच अ वंडरफुल विजडम। मतलब कितना कुछ हमारे आसपास होता है, लेकिन कहते हैं ना, हर नेचर बोलता है कि मदर नेचर हमें प्रतिपल कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। सिर्फ वो कहते हैं इतनी अवेयरनेस की ये जर्नी है जिससे हमने सीखना है कि ये प्रकृति क्या सिखा रही है, तो उसी के माध्यम से ये लोबसांग रामपा जी हमें बता रहे हैं कि कैसे एक फीफी बिल्ली जो है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो किस तरीके से हमें प्रतिपल अवेकन कर रही है। सो वंडरफुल सा, रियली अभी शायद आज से वो चीज़ की जागरूकता आएगी कि किस तरीके से दाएं बाएं जितने भी एनिमल्स हैं वो किस तरीके का मैसेज जो है वो हमें देते हैं। सो जी जी। थैंक यू सो मच आगे भी नवनीत मैम। आगे भी और समझ में आएगा आपको, जैसे जैसे बिल्ली का और भी एक्सपीरियंस है, उसकी लाइफ से हम डील करेंगे तो हमें समझ में जी आएगा कि आगे जो हम लोग के आसपास हो रहा है, हम उसके प्रति भी सचेत होंगे, क्योंकि हम सब ने वो चीज भी कभी ना कभी जरूर देखी होगी, तो हम कनेक्ट कर पाएंगे कि हम कितने गलत थे उस टाइम, है ना जी। जी। तो हम्म। आप लोग, हम सब ने जानवरों के साथ कभी ना कभी डील किया है। और जब हम्म। डील किया है, चाहे वो मतलब जिसको कहते हैं ना आवारा हो, चाहे वो घर के हो, तो हम लोग कहीं ना कुछ ऐसी गलतियां जरूर करे हुए थे कि हम भूल जाते हैं कि वो भी जीव थे, यस। और उनकी भी एक भावनाएं थी। मैं एक थैंक यू। एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं। ये एक जी। डॉग मतलब प्रेग्नेंट थी वो बिच। मैं बाहर गार्डन में पौधों को पानी डाल रही थी तो आके वहाँ ना बिल्कुल देख रही थी बहुत ध्यान से मुझे। खड़ी रही, मैं भी क्या चाह रही है तो मुझे लगा शायद भूख लगी है इसको। मतलब फेस ऐसे उतरा सा उसका। मैं दूध लेके आई, नॉर्मली दूध ले लेते हैं डॉग्स। नहीं लिया उसने, टच भी नहीं किया, दूर रही। बिस्किट ले गई, ब्रेड ले गई। मतलब मैं गेट बंद करके आती, मैं देख रही बिल्कुल मेरी वेट कर रही है वो कड़ी बाहर। वो गई ही नहीं है। अंदर से मैं टाइम लगा के जा रही हूँ वापस। तो थर्ड टाइम मैंने खड़े होके बोला, मैं क्या भाई, मैं नहीं अब समझ पा रही हूँ तुम्हें क्या चाहिए। मैं हेल्पलेस हूँ अब। नवनीत जी जस्ट इतना बोलते ही वो चली गई वापस। मतलब मेरे को ये आज बात याद आ गई, मेरे ख्याल कम से कम 10-12 साल पुरानी बात है ये। तो मैं मतलब मन में फिर बाद में जब वो चली गई कि प्रेग्नेंट थी, मैं भी वो पेन में हो। उस टाइम उसको खाना नहीं सूझ रहा, वो पेन में होगी, मैं भी वो हेल्प मांग रही है। मैं नहीं समझ पाई उस टाइम पे। बाद में मैम रियलाइज हुआ मुझे। मैम आगे ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हैं जो बिल्ली के साथ हुए।
तो हमें समझ में आएगा तब कि क्या 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 होता है। मतलब मैं सोची थी हटा दूं, लेकिन ये ऐसी चीजें थी कि ये हम हम्म, लोग को सबको समझना पड़ेगा। समझ हम लोग रुचि। उसने ठीक नहीं मानते थे। मम्मा मेरी कहती थी अरे वो कुत्ता है, मतलब फीमेल डॉग को कुतिया कहते हैं ना, तो वो आई है बेचारी, उसको भूखी होगी, तो उसको घी का उसको खिला दे। मैं कहती हाँ थी मैं घी की पंजीरी बना लूंगी, उसको क्यों डालनी है। लेकिन अब मुझे समझना ही नहीं, वो उसने बच्चे दिए हैं, उसको ज्यादा ताकत हाँ की जरूरत है, हाँ। तो जा पंजीरी उसको खिला क्या। मेरे को अंदर आके मैं बैठ गई अपना सारा काम करके गार्डन का। आधे घंटे बाद मेरे मन में आया कि वो प्रेग्नेंट थी, उसको खाना नहीं चाहिए था उस टाइम। उस वो चाह रही होगी, पेन में होगी, वो मेरी हेल्प चाह रही होगी। मैं समझ नहीं पाई उस टाइम पे। और बार बार मैं अंदर आ रही हूँ, वापस जा रही हूँ, उसको कह के नहीं जा रही मैं कि मैं कुछ और ला रही हूँ। वो वेट कर रही थी वहीं, मेरा इतना बोलती चली गई वो। मतलब बहुत, मतलब आज मेरे को याद आ रहा कि हम ही ना समझ हैं, नहीं समझ पाते हम चीजों को। बहुत, मतलब जी। वो चीज मुझे याद आ रही। और उन्हें ये पता होगा कि हम लोग कभी ना कभी हम लोग आध्यात्मिकता में के रास्ते पे हैं, तो वो वो मतलब शायद हमें एक सैंपल भी देना चाह रहे हो कि देखो कि हाँ, एक टाइम आएगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि बस हम है तुमसे कहना चाह रहे कि थे, उस दिन क्या क्या। कम्युनिकेट करना हाँ, चाह। बिल्कुल बिल्कुल। और मंकीज को जैसे वृंदावन जाते हैं, बहुत होते हैं। वो परिक्रमा में गोवर्धन जी की बहुत सारे होते हैं, वो इतने चंचल नहीं है कि सामान खींच लें। हमने खूब सारे केले खरीद के रख लिए उसमें, ऑटो रिक्शा में। तो बड़े आराम से ले लेके जा रहे। एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा, एक केला लिया ऐसे दबा लिया, दूसरा लिया ऐसे दबा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया हाथ में। मैं क्या बोल लो जी, अब कहाँ पकड़ोगे? चार तो ले लिए, इधर भी दबा लिया, इधर दोनों हाथों में ले लिए, अब कहाँ से लोगे? जैसे मुझे लगा कि स्माइल करके गया वापस वो। इतना अच्छा फील था वो मेरा, वो नहीं मैं भूलती कभी भी। ये डॉग वाला तो आज याद आया मुझे सालों में। वो मंकी वाला तो किसी मंकी को देखती हूँ वो याद आता है, मैं उसको हाँ जी बेटा जी अब कहाँ पकड़ोगे। और जैसे लगा मुझे स्माइल करके चला गया वो। छोटे बच्चे मस्ती करते हैं ना जैसे, वो मस्ती उस दिन हम्म। देखी उसके अंदर। इतना सा था छोटा सा, मतलब वही बच्चों की शरारतें। चार केले दो बगल में दबा लिए, दो हाथों में ले लिए, भैया अब कहाँ पकड़ने की जगह, जाना ही पड़ेगा अब तो। हम्म, सही बात है। बिल्कुल। मतलब तो यही एक्सपीरियंस है। तो हर किसी को होते हैं एनिमल्स के साथ, बिल्कुल। और कोई है जो बोलना कुछ यस, चाहेगा। मेरे साथ भी हुआ है ये इंसिडेंट वृंदावन में। मेरे पास चिप्स का पैकेट था और एक पेड़ के नीचे ना हम रेस्ट करने के लिए बैठ गए। मेरी फ्रेंड्स मेरे सामने खड़ी थी, मैं बैचलर थी तब। तो मैं तो इजीली बैठी, मुझे पता नहीं एकदम से कैसे आ गया मंकी और वो इजीली मेरे पास आके बैठ गया। मुझे कोई, मैंने नोटिस नहीं किया, मेरा बातों में ध्यान था। उसने मेरी बाजू पकड़ी, पैकेट पकड़ा और मेरी फ्रेंड्स चिल्ला रही हैं भी तू ना पैनिक मत करना, भी दे दे मंकी तेरे इसको। पास में आ गया है। तो मैं एकदम ऐसे टर्न की गर्दन, वो मेरे पास बैठा है बिल्कुल और मुझे कुछ नहीं कह रहा, आराम से चिप्स खा रहा है। धीरे से मैं उठ के आई, वो कहती देख तेरी इंटेंशन सही थी, तुझे बाइट नहीं किया उसने। सच में, बिल्कुल ये ना तो जैसे ये तो हमें बहुत होती हैं एनिमल्स में। तो हम डॉग्स को भी लेटी देते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। हमारे गांव में तो ये एक रिचुअल है, भी जहां अच्छा। भी दिख जाए कोई डॉगी है वो प्रेग्नेंट है, तो आप आफ्टर उसकी प्रेगनेंसी तो लेटी बना के, जैसे हल्का सा पतला सा हलवा होता है ना, वो बनाते हैं, वो देख के आते हैं उस टाइम पे। हमारे गांव में तो ये रिचुअल है। वेरी हम तो गुड। यहाँ करते रहते हैं ये सब। शहरों में देखा नहीं ना हमने, मैं कह नहीं, रही हमारी दादी तो गुड़ हूँ। जवाइन देती थी। हाँ जी। हाँ, जब वो भी बच्चे होने तो गुड़ जवाइन बना के देना, कि हाँ जा जी, उसको हाँ दिया जी। खाने के लिए, उसके हाँ बच्चे जी, हाँ हुए जी, हैं। वो कहते हैं कि उसकी सेवा बहुत अच्छी हाँ। होती है की हुई। बिल्कुल इस टाइम पे किसी भी जीव की हो, जैसे हम कहते हैं प्रेग्नेंट वुमन की सेवा करनी अच्छी होती है, जैसे कोई भी एनिमल हो, तो हमारे यहाँ यही कहते हैं कि उसकी सेवा करनी बहुत अच्छी होती है। उससे नफरत नहीं, उसे उस टाइम प्यार की नीड होती है। बिल्कुल। प्यार तो हर किसी को चाहिए, प्यार के बिना यस। तो लाइफ है ही नहीं कुछ भी।
अब मैं बिल्कुल। वो जैसे ना की बात मेडिटेशन की जाती है, करवाने जाती हूँ ना, वो उनका डॉग एक्सप्रेशन है वो। दिखते हैं हमें, बिल्कुल। हाँ, वो हस्की है, मेरे से भी उसकी हाइट ऊंची होगी, तो ना वो ऐसे इतनी जोर से हग करेगा मुझे आके। मैं अभी जाती हूँ ना, मुझे सेवा लगी हुई है मेडिटेशन की। पहले पहले तो मुझे डर लगता था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब से मेडिटेशन करने लगे हैं, ये भी शांत हो गया है। मुझे ना थैंक्स करता है वो। मुझे तो उसकी भाषा समझ नहीं आती, उन्होंने रखा हुआ है, वो बताते हैं तुझे थैंक्स बोलता है कि तू यहाँ आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि किताब से कि भाई वो पेड़ों की भाषा भी समझ लेते हैं। आप समझ पाते हैं पेड़ों की भाषा? हम मतलब, लोग तो नहीं समझ पाते, हम लोग तो काट देते हैं। यस यस यस, और पेड़ भी बोलते हैं। बिल्कुल। इतना मतलब हमें हम लगता है, चैतन्य आत्मा उसमें भी है। और ये चीज हमें समझ में आई, बिल्ली कुत्ता जो है वो सब हर जीव की रिस्पेक्ट करते हैं, हर जानवर, हर एक को वो उस स्तर में देखते हैं कि उसमें भी चैतन्य स्वरूप है। हाँ। और हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ नोचना जानते हैं, हम सब क्या कर रहे हैं। अब तो मुझे मतलब ये किताब पढ़ी जब से मैंने, तब से मैं थोड़ा ज्यादा ही कॉन्शियस हुई कि अरे हाँ, ये काम नहीं करना। चाहे यस, आप पेड़ को आधा थोड़ा सा कटिंग कर लो, लेकिन पूरा नहीं खत्म करना है उसको। हाँ, छटिंग कर लो, लेकिन उसको भी बोल करके कि मैं तुम्हें छांट रही हूँ तुम्हारी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए, बिल्कुल। और एक थैंक बात थैंक और, यू। हमारे यहाँ गांव में ये भी बोलते हैं कि जैसे आप कहते हो कि वो हार्म करती थी बिल्ली को, तो हमारे यहाँ तो ये वहम डला हुआ है कि अगर किसी के हाथों से बिल्ली की मृत्यु हो जाए ना, तो उसे ब्रह्म दोष लगता है, तो उसे सोने की बना के चढ़ानी पड़ती है, इसलिए। यू, सुना तो है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे हाथों किसी का ऐसे मिस हैपनिंग ना हो जाए। जी जी, सही बोला। एक्चुअली एक बार ऐसा ही हुआ था, हमने आज तक उन्हें बताया नहीं, क्योंकि वो क्या था कि छोटे बच्चे किसी बिल्ली ने दे दिया और उन्होंने कार की टायर में चढ़ा दिया बिल्ली। अब वो अपना मतलब जिनके भैया थे, वो भैया आए और उन्होंने क्या किया कि गाड़ी चला दी। अब उन्हें क्या मालूम कि गाड़ी के अंदर टायर में वो बिल्ली के बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ, वो चारों के चारों दब के मर गए। तो हमने वो जो वहां पर कीपर था सोसाइटी का, उसको बोल के हटवा दिया, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया, नेबर्स ने, कि इनको बताएंगे नहीं। आपकी क्योंकि साइड मैं से खड़ी हुई थी, एक शायद और लेडी। इंटरनेट इशू है, नवनीत मैम। ओके ओके ऐसा मैम। ऐसा है ठीक क्या है। मैम? आपको भी ऐसा लग रहा है? वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही थी नवनीत मैम की, यस यस। है ना? हाँ जी हाँ जी। अब सही है। हाँ, नाउ इट्स ओके। हाँ, तो यही फिर यही बताया कि आप जो है वो तो फिर नहीं, वो अभी मर गए, तो हम करेक्ट लोग ने नहीं है। उन्हें नहीं बताया, क्योंकि हम लोग को ये पता था नेटवर्क कि इशू अगर है हम आपके बताएंगे कि साथ। ये पाप है, तो उन्हें ज्यादा ही मतलब ऐसा उनके कार के साथ हो गया, तो उनको ज्यादा ही तकलीफ होगी। यस, तो हम लोग ने वो चीज हटा दी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा, कई चीजें ऐसी हो जाती हैं, हम कॉन्शियस नहीं होते हैं या हमें नहीं पता होता, लेकिन वो प्रकृति कर देती है। किसी भी अ, कोई कर्मा रहा होगा उन बिल्लियों का, या कुछ भी है, बिल्ली के स्वरूप में कोई आए होंगे जिनको जल्दी गति पानी थी, तो ऐसा हो गया। थैंक थैंक यू वेरी मच। फिर मैं भी कल शेयर करूंगी अपना एक अद्भुत ये यू, बिल्कुल। पक्षियों के साथ का एक्सपीरियंस। थैंक थैंक यू। यू। आई थिंक सो अभी सो मच हम लोग। नवनीत मैम, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल विजडम एंड सेशन। सो मास्टर्स, कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी पुस्तक के स्वाध्याय के साथ। तो तब तक के लिए डिवाइन नाइट टू ऑल। थैंक यू, डिवाइन नाइट टू थैंक यू ऑल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।